नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। टिहरी में 3 दिवसीय घंटाघर गजा महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून बताकर 3 साल में 23,000 युवाओं को नौकरी दी है, जबकि 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से गजा और घंटाघर मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा, और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित मुख्य सेवा का सदन में जो है मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, आपको बता दें, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि सम्मानित हो रहे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए जो है नीति में अपने माता पिता और शिक्षकों और विद्यालय के साथ ही इन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां गैरसैंण से देश दुनिया की योग का संदेश देगी देवभूमि। जी हां, 21 जून की भराड़ी में धूमधामी मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री सहित 10 अन्य देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे देशव्यापी। 21 जून 2015 को मनाया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ऐसे में 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और इस बीच बड़ी खबर, गैरसैंण से देश दुनिया और योग का संदेश देगी, जहां पर 21 जून का जो है योग दिवस के रूप में सभी ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में ही अहिल्या स्मृति मैराथन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया और खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता, एकता और सेहत को बढ़ावा देते हैं और इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झारखंड सरकार प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की तैयारी कर रही है। और वहीं इस संबंध में खेल निदेशालय स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके निर्देश दिए। और बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि देश के जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं उन सभी का जो है वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन करके प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। तो वही खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाए और उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के
कोर्सों और इसी के साथ साथ उसको मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ ही पत्राचार करने के भी निर्देश दिए हैं। जो खेल विभाग की समीक्षा की गई है, जिसमें हमारे द्वारा एक लक्ष्य दिया गया है कि 29 अगस्त जिस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, उस दिन हम लोग अपने खेल विश्वविद्यालय जो कि गोलापार में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी की गई है, उसमें भूमि हस्तांतरण से लेकर उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हम लोगों ने तैयार करना है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल को बारे में बताते हुए तमाम बातों का निर्देश देते हुए नजर आई। और इसी के साथ साथ इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख पा रहे हैं कि तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है और उनसे भी तमाम विचारों को साझा करते हुए यहाँ पर खेल मंत्री रेखा आर्या नजर आ रही हैं। और इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए भी अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो है खेल को लेकर भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और महत्वपूर्ण बैठक उनके अध्यक्षता में की जा रही है। तमाम अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी और सभी से विचार विमर्श किया जा रहा है। विकास की गति किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी लगातार बातचीत की जा रही है। और देखिए कई बार इससे ऐसी ही बैठकें भी की जा चुकी हैं और इस देखिए एक बार फिर से बैठकें की जा रही हैं। सभी अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है, तमाम नेताओं की भी मौजूदगी है और सभी से सलाह मशवरा भी लिया जा रहा है। नीति रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से इसकी विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और इसकी अध्यक्षता खुद खेल मंत्री रेखा आर्या करती हुई नजर आ रही है, इसकी अध्यक्षता करती हुई नजर आ रही हैं और सभी से सलाह मशवरा लेकर जो है विकास की गति को तेज गति से बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है और बैठक के दौरान तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और अधिकारियों को भी कई तरह के निर्देश देते हुए रेखा आर्या नजर आ रहे हैं। और वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कोटद्वार के लिए की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि कोटद्वार के विकास के लिए सीएम ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जो कि जल्द ही धरातल पर उतरेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोटद्वार की जो भी मूलभूत समस्या है उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो मवाकोट कलाल घाटी वाला एक पुल है वो हम उस पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा उसमें हमें फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस चाहिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है और वो मिल जाएगा। एक वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। साथ ही साथ हमारे कुछ सुरक्षा दीवार अभी भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पे सुरक्षा दीवार की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग द्वारा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वो एस्टिमेट्स बन गए हैं। पेयजल 4 और 26 में तो आप जानते हैं कि एडीबी का बहुत बढ़िया योजना चल रही है, लेकिन इन वार्ड्स के अलावा कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पाइपलाइंस की इशू आ रही है। उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिगड्डी स्कीम के तहत कर दी है। और देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रत्येक गुरुवार को कार्यालय आएंगे आरटीओ कर्मचारी, सार्वजनिक वाहनों से आएंगे कार्य के लिए, जहां पर यात्रा के दौरान जो है होने वाली सुविधा परेशानी पर भी रिपोर्ट देगी। और इसके बाद आरटीओ संदीप सोनी ने भी जारी किया आदेश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू होगी ये व्यवस्था। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़ी पहल, जहां पर देहरादून से जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार को कार्यालय आएंगे आरटीओ, जहां पर सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय आएंगे, यात्रा के दौरान होने वाली सुविधा परेशानियों का रिपोर्ट देंगे। और इसके अलावा आरटीओ संदीप सैनी ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं और ये व्यवस्था जो है वो 21 जून यानी कि योग दिवस के दिन होने वाली है। तो देखिए देहरादून से ये खबर आपको बता रहे, सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय आएंगे आरटीओ, यात्रा के दौरान जो भी सुविधा परेशानी होगी सबकी रिपोर्ट देंगे। और इसके अलावा जो भी खामियां पाई जाएगी उसके लिए भी जो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भी निर्देश जरूर दिया जाएगा। तो प्रत्येक गुरुवार को कार्यालय आएंगे आरटीओ कर्मचारी, सार्वजनिक वाहनों से कार्यालय आएंगे, यात्रा के दौरान जो भी सुविधा और परेशानी देंगे उसकी रिपोर्ट देंगे। आरटीओ संदीप सैनी ने
इस बात की अब आदेश जारी कर दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये जो व्यवस्था है वो शुरू होगी 21 जून को। जो है ये पूरी तैयारी के लिए देखिए तैयारियां कर ली गई है, जहां पर अब एक बड़ा दिशा निर्देश दे दिया गया और यात्रा के दौरान जो भी सुविधा और परेशानी होगी उसके रिपोर्ट होगी। और बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी चुनाव न लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसको लेकर प्रदेश का सियासत जो है वो गर्मा गया और इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं और उनका मानना है कि ये हरीश रावत को और उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ताकि उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वे हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें और पार्टी भी उनके टिकट को लेकर जो है संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी है कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं और अगर उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं होती तो वे सीधे राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर देते। ऐसे में उनका बयान भी कोई राजनीति का षड्यंत्र बताया जा रहा है। देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोशक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास दे रहा हूं इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा। प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के पश्चात महेंद्र भट्ट अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से कई दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कई वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के दौर शुरू कर दिया है और अपनी इच्छा जता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अधिकार है और साथ ही कहा है कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी निर्णय लेगा वो सभी को जो है मान्य होगा। और वहीं मीडिया से बातचीत में मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव अधिकारों द्वारा तय किए गए लिए नामांकन किया जाएगा और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार्य है। देखिए, बीजेपी दावा नहीं करती, बीजेपी की घोषणा करनी तो अभी मेरा कार्यकाल जुलाई तक है, जल्दबाजी कोई जरूर नहीं है। केंद्र नेतृत्व जब भी चाहेगा प्रदेश की घोषणा करेगा, उसके लिए चुनाव की तिथि घोषित करेंगे और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो नामांकन होंगे, सहमति होगी, उसका निर्णय होगा, निर्णय सबके सम्मुख होगा। कुछ नए नाम आए हैं, नाम तो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा वाले नाम नहीं है। जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद ही चीजें तय होंगी कितने लोग अपनी दावेदारी करते हैं। उत्तराखंड सरकार महिलाओं और बालिकाओं में सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे कि महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें चले उत्तराखंड शासन ने सचिव चंद्रेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। और वही समिति ने बताया है कि इस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिलाकर 40 से ज्यादा योजनाएं संचालित है। 18 साल के बच्चों के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिला के अगर देखें तो 40 से ज्यादा हमारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम जो 0 to 18 ईयर्स के बालक बालिकाओं को के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येकता, निराश्रित, अनाथ जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। और वही आपने सांसदों को गांव गोद लेने की खबर तो सुनी ही होगी और इसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी अफसरों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसकी लिस्ट भी शासन को
तैयार करके जो है शासन ने तैयार कर ली है। प्रदेश में 40 वरिष्ठ IAS अफसर अपनी प्रथम नियंत्रित स्थल को गोद ले लिया है और ऐसे में अब तक तबादले को देखते हुए विकास को नया आयाम स्थापित किया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी समृद्ध सचिव, प्रमुख सचिव और इसी के साथ साथ अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिया है और वहीं सरकार ने इस फैसले पर सत्ता पक्ष के विपक्ष में आरोप लगाने का, प्रत्यारोप लगाने का दौर वो शुरू हो गया है। आप भी सुनिए सरकार के इस फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आम व्यक्ति की भी विकास में सहभागिता हो और हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी विकास की यात्रा में सहभागी बने। इसको लेकर के लगातार अनेकों प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए हैं और उसी के अनुरूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं उनका क्या हुआ? सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है, गोद तो आप लिए जा रहे हैं लेकिन वहां पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं वहां बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहां स्कूलों की क्या स्थिति है, वहां हॉस्पिटल है कि नहीं है, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहां पे सुविधा है, क्या लोग वहां के जीवन यापन सही तरह से कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अब 50 लाख की आर्थिक सहायता देने जा रही है। सीएम धामी ने और आपको बता दें कि विगत वर्ष कारगिल विजय दिवस पर घोषणा भी की है कि सैनिकों के आश्रितों को जो 10 लाख रुपए की धनराशि दी जानी थी उसे अब 5 गुना बढ़ाते हुए 50 लाख की जाएगी। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने सरकार के इस फैसले को सैनिकों के परिजनों के हित में बताया है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो भी घोषणाएं करते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, उसको पूरी तरह से उस वादे को निभाने का काम भी करते हैं। और उत्तराखंड राज्य वीरों की भूमि है, यहां से अनेकों सैनिक देश के लिए अपना उन्होंने बलिदान दिया है और वीर भूमि के नाम से हमारा प्रदेश जाना जाता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पिछले उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि जो हमारे उत्तराखंड के देश के लिए जो सैनिक बलिदान होते हैं उनकी जो 10 लाख की उनको राशि दी जाती थी, उस राशि को 5 गुना बढ़ाने का उन्होंने घोषणा की थी और उस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो निश्चित रूप से इससे और वहीं प्रदेश में विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार का हर विभाग में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि विजिलेंस जिन लोगों को पकड़ती है वो जल्द ही छूट जाते हैं। बिजली मंत्री गणेश जोशी का उदाहरण देते हुए कहा है कि सरकार के खुद के मंत्री भी भ्रष्टाचार में शामिल है, सिर्फ बातों से भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है। देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार की हकीकत जो है उसके दावों से ही खुलती है। लगातार अगर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? और जो भ्रष्टाचारी विजिलेंस के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो आप देखिए बहुत जल्दी छूट जा रहे हैं, फिर अपने विभागों में पूर्व की भांति काम कर रहे हैं। तो आज अगर जो है ये स्थिति है तो ये क्यों है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और केवल बातें करने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकार के मंत्री हो चाहे बड़े अधिकारी हो सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। गणेश जोशी इसका जो है उदाहरण है। उन पर विजिलेंस ने जांच की अनुमति मांगी लेकिन प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी।
जब तक आप भ्रष्टाचार को इस तरीके से संरक्षण देंगे, निश्चित तौर पर जो है तब तक भ्रष्टाचार जो है पल्लवित। उत्तराखंड सरकार के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं, चारधाम यात्रा और फिर से बढ़ते कोविड-19 के मामले जो है। यात्रा में देश निर्देश श्रद्धालु होते रहे और ऐसे में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया है कि सरकार ने कोविड-19 से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है और अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति रहे। कुछ कोविड के लिए कोई अलग से व्यवस्था बने, क्वारंटाइन करने की भी बात है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के वो सब फॉलो किए जाने शुरू हो गए हैं और हम लोग सतर्क हैं। हालांकि भी ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है और ये भी माना जा रहा है कि इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा यदि ये होता भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए अलर्ट रहना जरूरी है और हम लोग इसके लिए अलर्ट जारी कर चुके, हम लोग सतर्क हैं। चारधाम के लिए क्या वो है कुछ आवास प्रकाश स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के जो है छात्र संसद और कन्या भारती के विभिन्न पदों पर हुए चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है और चुनाव में विभिन्न पदों पर बाजी मारने वाले छात्रों को भव्य कार्यक्रम के बीच शपथ भी दिलाई गई। शपथ दिलाने के बाद प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने सभी पदाधिकारियों को जीत की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यापारी नवल कपूर राव, बीजेपी नेता रविंद्र राणा, पार्षद राजेश कोटियाल और मुस्कान चौधरी शामिल हुए। सभी अतिथियों को विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और सम्मानित किया गया। लेखपाल संघ के आह्वान पर जसपुर तहसील परिसर में जसपुर लेखपाली और इसी के साथ साथ द्वारा धरना प्रदर्शन के कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसमें कि लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष सतपाल बाबू ने जो है मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि विगत 18 नवंबर 2024 को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड की अध्यक्षता में खतौनी के क्षेत्रफल के विचार निर्धारण के लिए किए जाने के संबंध में एक बैठक आहूत की गई है और 3 दिन में फरमान वापस नहीं हुआ और लेखपाल जो है संघ के नहीं सुनी गई तो समस्त देहरादून माफ कीजिएगा लेखपाल अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लेखपाल संघ के आह्वान प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो 19 अप्रैल को पत्र जारी हुआ था, जैसे कि पूरे उत्तराखंड के मैनेजर जनपदों में खतौनी में हिस्सा तस्दीक अनुसंधान कार्य चल रहा है, तो उसमें कुछ तकलीफी फरमान जारी कर दिए गए, जैसे कि जो काम होना है कम से कम 4-5 साल में कि 2 महीने में निपटा दो, तो उस तुगलकी फरमान के विरोध में ये किया गया। हमें तो आवश्यक संसाधन दिए गए। दूसरी जो तुगलकी समय सीमा निर्धारित करके 2 महीने में निपटा दो। इस बार मानसून एक हफ्ते पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है और इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि सभी विभाग अपनी तैयारियां समय पर पूरी करें, खराब उपकरणों का जांच कर उन्हें ठीक किया जाए और आपस में काम करने वाले कर्मचारियों के पहले से जो है ट्रेन किया जाए। जहां पर रास्ते बंद हो सकते हैं वहां पर पहले से ही राशन भेजने को कहा गया है। खासकर यात्रियों को नहीं रोका जाए और जहां खाने रोकने और शौच की सुविधा हो, वो सचिव ने कहा है कि मानसून से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाए। मानसून का हम स्वागत करते हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। जैसे नालियों की सफाई के लिए निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण है हमारे लिए उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें, अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें, सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें, वहां पर शहर में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जल्द ही देहरादून आरटीओ शहर में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य दून वासियों को राहत देना है। इस अभियान के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
औचक निरीक्षण किया जाएगा। साथ में डग्गामार वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी और इसके साथ ही सवारियों की सुविधा भी लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। आरटीओ को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब एक्शन की तैयारी है। बिल्कुल, इसमें हमारी ये प्राथमिकता में है। सबसे पहला जो भी हमारा सिटी ट्रांसपोर्ट है उसमें चाहे सिटी बस हो, मैजिक हो और विक्रम जो है, ये इस समय देहरादून शहर में जो बेसिकली ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यही चला रहे हैं, तो इनको हमने एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग बुला के इनको हम बताएंगे कि आप चौराहों को, स्पेशली चौराहों को 100 मीटर आगे 100 मीटर पीछे खाली रखें और गाड़ी अगर कहीं रोकते भी ऐसा बीच में कहीं ना रोकें, अपने प्लेसेस पे रोकें जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में अब हम इलेक्ट्रॉनिक जो एनफोर्समेंट है हमारा, या हमारी एमपीआर कैमरा, ये स्मार्ट सिटी के कैमरा जो लगे हैं, इसमें हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक टीम हमारी वहाँ स्मार्ट सिटी के लिए जो लगी हुई है, जो उसका मॉनिटरिंग करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों